हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हो बच्चों आप सब बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रही होगी। तो बच्चों आज मैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2023, यदि आप क्लास 9th में हैं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में देंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज जो क्लास है मैथ का 5वां क्लास है। इससे पहले 4 और क्लासेस हो चुकी है, ठीक है। इस पूरे क्लास में बच्चों हमने सभी मॉडल पेपर को एक साथ सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप इस 5 साल का मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो बता रहा हूँ बच्चों कि आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मॉडल पेपर में सारा का सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को ही डाला जाता है। आज मैं पूरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताऊंगा बच्चों। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए होंगे, ठीक है, आप ये वीडियो को शुरू देख रहे होंगे, ठीक है, तो आप पीछे वाले वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो आज मैं जो करवाऊंगा बच्चों 2021 का सेट 2 को करवाऊंगा, ठीक है। इसमें से 4 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें से हम 2019 का मॉडल सेट 1 और 2019 का सेट 2 और 20 का सेट 1 सिर्फ जारी हुआ, तो सेट 1 कंप्लीट करवा दिया। 2021 का सेट 1 कंप्लीट हो गया। आज जो हम लोग करेंगे बच्चों 2021 का सेट 2 को कंप्लीट करेंगे मैथ का। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आप लोग को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं क्या है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो ठीक है, परिमेय संख्या किसको बोलते हैं बच्चों? जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जिसको हम लोग P बटा Q के रूप में लिखते हैं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे कभी 0 का मान नहीं आना चाहिए, है ना। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और पाई जो अंडर रूट में हो वो परिमेय संख्या नहीं होता है ना। तो देखिए सबसे पहला वाला में देखिए तो परिमेय संख्या होगा क्या? 2 माइनस अंडर रूट 5 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चूंकि अंडर रूट में है ना। और ध्यान रखें अंडर रूट का भी एक स्टेप है, ठीक है, एक केस है बच्चों इसमें कि अगर अंडर रूट में है और उसका एक्चुअल मान निकलता है, जैसे कि अंडर रूट 4, अगर एक्चुअल मान उसका 2 निकल रहा है तो वो परिमेय संख्या हो। लेकिन अगर जिसका एक्चुअल मान नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या होगा ना। तो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो 2 अंडर रूट 5 ये तो नहीं होगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे देखो दूसरा में, अच्छा ये देखो ऊपर में अंडर रूट 7 नीचे भी अंडर रूट 7। अगर अंडर रूट 7 कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2/7। अब बताओ 2/7 हमारा P बटा Q है या नहीं है? बिल्कुल है, ठीक है। तो ये हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए ये तीसरा क्यों नहीं होगा? चूंकि देखिए अंडर रूट में है, अंडर रूट 2 का एक्चुअल मान नहीं निकलता है, ठीक है। अच्छा 4 क्यों नहीं है? 4 के नीचे तो 1 दे सकते हैं, लेकिन पाई है बच्चों। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखना। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या, याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? शून्य क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शून्य जो है एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0 के नीचे हम 1 दे सकते हैं, 0 के नीचे 1 दे सकते हैं। और ये क्या हो गया? P बटा Q के रूप में हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो ये क्या हो गया? परिमेय संख्या, है ना। हाँ लेकिन ध्यान रखना कि Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। देखो Q के जगह कितना है? 1 है ना। Q के जगह 0 हो गया तो परिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो शून्य क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पूर्ण संख्या मार देते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या तो है, शून्य पूर्ण संख्या है, ठीक है। लेकिन ऐसा रहता है कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? तो वो शून्य से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि शून्य क्या है तो एक परिमेय संख्या है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? 0.3 और उस पर एक बार दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि 0.3333 बार बार आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? 0.333 बार बार आ रहा है। इसका ऊपर में बार दिया हुआ, रेकरिंग दिया हुआ है, इसका मतलब 0.33 बार बार आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि किसमें 0.33 आ रहा है। तो देखिए पहला वाला को ही हम लोग देखते हैं। अगर 1 को 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाता है? चलिए हम साइड में करके देख लेते हैं ना। 3 और यहाँ 1 लिखते हैं और डिवाइड करते हैं। तो देखो सबसे छोटा हो गया, एक छोटा हो गया तो क्या देंगे? 0 देंगे और दशमलव देंगे, तो यहाँ 0 हो जाएगा। 10 हो गया, 3 तिया 9, कितना बचा? 1 बचा। दशमलव पहले से दिया हुआ 0 हो जाएगा। 3 तिया 9, है ना, हाथ में बचा 1। फिर बार बार ये संख्या आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला आंसर ही सही है, ठीक है। तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में क्यों नहीं होगा वो भी देख लो, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा 0.3 और ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो कट जाएगा पूरा पूरी, तो ये होगा नहीं, क्योंकि हमारा आंसर क्या है? 0.3333 बार बार है, ठीक है। तीसरा तो होगा नहीं इसमें,
ठीक है, चौथा भी तो होगा नहीं, क्योंकि चौथा को अगर डिवाइड करते हैं तो 3.33 आएगा, हमारे पास क्या है 0.3 है ना। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्या लिखा हुआ है, 1/√2 का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करना बहुत ही आसान है। कैसे, 1/√2 लिखेंगे, है ना, और जो नीचे है, नीचे वाली संख्या है, उसको ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर √2 और नीचे भी √2 से हम गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऊपर √2 और नीचे √2 और √2 को गुना करेंगे तो ओनली 2 होगा। क्या होगा, ओनली 2 होगा। ठीक है, √2 और √2 को गुना करेंगे तो क्या होगा, ओनली 2। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चूंकि √2 हट जाता है ना। चलो, तो इसका देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, 36 का पावर में 1/2 है। ठीक है, अच्छा 36 को हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, और इसके ऊपर में हमारा 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, तो 36 को हम लोग क्या कर दिए, 6 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो ये 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 6 का पावर 1, और 6 का पावर 1 का मतलब क्या हुआ, 6, है ना। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में इसका है, तो ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्या क्या है, देखो क्वेश्चन 64, एकदम सेम क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन और लॉलीपॉप क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, कितना मजेदार क्वेश्चन है। क्या लिखना है, देखो 64 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसके ब्रैकेट देख के हम 1/2 पहले से जो दिया हुआ था वो लिख देंगे। अब देखो ये 2 से और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 का पावर 1। ठीक है, अब देखो 8 का पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। तो देखो कौन सा ऑप्शन में है, 8, तो ऑप्शन नंबर 4 में, तो ये राइट हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। ठीक है, तो बहुपद कौन होता है, कौन नहीं होता है, उसको हम लोग कैसे पहचानते हैं, कि जितनी भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से जो भी चर दिया हुआ है, चर में के पावर में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। अगर जितना भी चर दिया हुआ है उसके पावर में पूर्ण संख्या है तो वो क्या हो जाएगा, बहुपद है, अन्यथा नहीं है। जैसे कि चर में क्या क्या आ जाएगा, XYZ, तो यहाँ पे देखो पहला वाला में चर क्या क्या है, यहाँ x है और यहाँ पे भी क्या है, x है। ठीक है, तो x के पावर में क्या आ गया, हमारा स्क्वायर आ गया, है ना, 2 आ गया। तो बताओ 2 पूर्ण संख्या है ही नहीं, है बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। तो देखो x के पावर में 2 है, तो चलो ठीक है, पूर्ण संख्या। एक और देखो यहाँ चर है, क्या चर है, x है। x के पावर में कितना है बच्चों, देखो कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब इसके पावर में 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि बहुपद वो होता है जिसकी जितने भी चर दिए हुए रहते हैं उसमें पावर में क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसमें तो है, चलो ठीक है, पहला वाला तो आंसर है, लेकिन हमको पूछ रहा है कौन सा नहीं है। अच्छा, दूसरा है या नहीं वो देखो, इसमें चर कितना तो है, सिर्फ y है, सिर्फ y है, और y के पावर में क्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6, है ना, अनंत तक। तो 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या, तो ये भी चलो है। तीसरा में देखते हैं, देखो इसमें बहुत सारा चर दिया हुआ है, x भी दिया हुआ, y भी दिया हुआ, t भी दिया हुआ है, और सभी के पावर में क्या है, पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या 0 से 0 के बाद है ना, 1 2 3 4 में है, तो ये क्या है, पूर्ण संख्या। तो चलो ये भी हो गया। अच्छा, अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, y + 2/y, क्या ये पूर्ण संख्या है, बहुपद है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अच्छा इसके पावर में 1 है, बोलेंगे सर इसके पावर में भी तो 1 हो सकता है, तो ये क्यों नहीं बहुपद होगा। अरे बाबू नहीं होगा, काहे नहीं होगा, देखो y है प्लस, अब ये y तो नीचे है ना, डिवाइड में ना, अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं 2, y को हम जो ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसके पावर जो होता है माइनस में हो जाता है। किस में हो जाता है, माइनस में हो जाता है। और हम क्या बताएं कि जितने भी चर हैं उसमें क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अब बताओ -1 क्या पूर्ण संख्या है, नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन त्रिघाती बहुपद है, तो त्रिघाती बहुपद जिसके घात में 3 हो, जिसके पावर में 3 हो। देखो इसके पावर में कितना है, 2 है, इसके पावर में 2 है, नहीं होगा। ठीक है, कट गया। इसके पावर में y के पावर 1 है, इसके 2 है, तो ये भी कट गया। त्रिघाती पूछ रहा है, 3 घात होना चाहिए उसमें, तो ये भी नहीं है। देखो तीसरा में, देखो 4 नंबर में x के पावर में 3 है, और हमने क्या बताया कि त्रिघाती किसको बोलते हैं, जिसके घात में कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, है ना, तो उसी को हम लोग त्रिघाती कहते हैं। द्विघाती किसको बोलते हैं, जिसके घात में 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो 9 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, 2 + x² + x का में x का गुणांक कितना है। तो अब देखो 2 +
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब बताओ एक्स के पहले क्या है, एक्स के पहले 1 होगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर कहाँ है 1, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, इसका शून्याक पूछ रहा है, तो शून्याक निकालना बहुत आसान है। क्या लिखना है, 2x + 1 और बराबर में कर देना 0 और उसके बाद x का मान निकाल लेना। कैसे निकलेगा, 2x, अब देखो नंबर को नंबर साइड ले जाओ, तो 1 इधर प्लस में, इधर आके माइनस में हो गया। अब x बराबर क्या हो जाएगा, ये गुना में, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना निकल गया बच्चों, -1/2, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनमें से कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण है। देखो चर हमने क्या बताया कि एक्स वाई जेड जितना होता है ये सब चर है। ठीक है, अचर में क्या होता है, जो गिनती होता है 1 2 3 4 5 6 ये सब अचर होता है। ठीक है, एक बार लिख देते हैं। देखो अचर में क्या हो गया, 1 2 3 4 गिनती मतलब, है ना। और चर में क्या हो गया, एक्स वाई जेड, है ना। चर में क्या हो गया, ABCD एक्स वाई जेड ये सब क्या हो गया, चर हो गया, एक्स वाई जेड ये सब चर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। देखो इसमें कितना चर है, एक चर है, तो ये तो कट गया। इसमें भी कितना चर है, सिर्फ एक्स ही है, ये भी कट गया। इसमें कितना चर है, एक्स ही है, तो ये भी कट गया। देखो इसमें दो चर है, एक्स और वाई दोनों है, तो दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा हल है, किसका हल है। ठीक है, देखो तो x - y = 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, x - y = 2। ठीक है, और यहाँ पे चार कितना ऑप्शन दिया हुआ है, 1 2 3 4, चार ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग एक करके पुट करेंगे। ध्यान रखना बच्चों कि जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से 2 अंक दिया हुआ है। ठीक है, पहला अंक वाला को हम लोग x कहते हैं। ठीक है, देखो पहला संख्या 2 दिया हुआ है वो x होता है, दूसरा संख्या होता है वो y होता है। इसमें से जो पहला दिया हुआ है x और दूसरा दिया हुआ y, पहला दिया हुआ x दूसरा y। ठीक है, तो हम लोग एक करके क्या करेंगे, हम लोग पुट करेंगे। चलो तो सबसे पहले हम लोग इसको पुट करते हैं। तो हम क्या बताएं, इसमें x कितना है 2, तो 2 लिख दो। y कितना है 1, तो 1 लिख दो, बराबर 2। तो 2 में 1 घटाया तो 1 बचा, इधर क्या बचा 2, इज नॉट इक्वल, मतलब दोनों बराबर नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, दूसरा बैठाक देखते हैं। दूसरा में कितना है, 4 और 2 है, तो दूसरा बैठाते हैं यहाँ पे हम लोग। दूसरा में हम लोग x के जगह में कितना डालेंगे 4 और y के जगह में कितना डालेंगे 2 और बराबर 2। तो बताओ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बराबर 2। अरे दोनों साइड तो इक्वल हो गया, मतलब कि ये दूसरा का हल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है बच्चों, यहाँ पे बताना है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होगा 1 2 अनंत संभव नहीं, तो बहुत सारा हल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, बहुत सारा हल होता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, अच्छा हम लोग नीचे वाला कर दिए, हाँ तो कितना हो जाएगा अनंत, बहुत सारे हल होते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। बिंदु -3 और -5 किस चतुर्थांश में स्थित है। चलो इसको भी बता देते हैं कैसे होगा। -3 और -5 एक कार्तीय तल होता है बच्चों, देखो यहाँ पे छपा हुआ है कार्तीय तल। ठीक है, और ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है, ये चौथा चतुर्थांश होता है। ठीक है, हमने चैप्टर में जो पढ़ाया बहुत इजी तरीके से बताया है बच्चों। ठीक है, यदि आप उसको नहीं देखें तो चैप्टर वाइज अगर आप देखना चाहते हैं मैथ को, तो आप हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, पूरा चैप्टर वाइज किया गया है, वहाँ से क्लियर हो जाएगा एकदम। ठीक है, हाँ अब इसमें हमने क्या बताया कि पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चौथा चतुर्थांश। अब बोल रहा है ये किस चतुर्थांश में, बताइए पहला दूसरा तीसरा या चतुर्थ में। तो देखो जो पहला वाला में होता है, दो एक्स भी प्लस में होता है और वाई भी प्लस में होता है। दूसरा में क्या होता है, एक्स जो होता है माइनस में होता है और वाई क्या होता है, प्लस में होता है। और तीसरा में जो होता है एक्स भी माइनस में और वाई भी माइनस में होता है। तो देखो माइनस माइनस दोनों है, एक्स में भी माइनस है और वाई में भी माइनस है, तो कौन सा चतुर्थांश हुआ बच्चों, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय चतुर्थांश में। ठीक है, चौथा चतुर्थांश वाला भी देख लो, एक्स प्लस में होता है और वाई माइनस में होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा सवाल भी पूछ दिया तो आराम से बन जाएगा। चलो आगे बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, सी का निर्देशांक कहाँ है। देखो सी यहाँ पे लिखा हुआ है और सी का निर्देशांक क्या है, देखो ये गया है और ये गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स को लिखते हैं। तो एक्स वाले में देखो ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में कितना पर दिया हुआ है -5, तो -5। वाई की जगह में कितना हो जाएगा, तो ऊपर वाला वाई गया है और वाई में कितना पे टच किया हुआ है 2 पर, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, मतलब -5 2, -5 2 का है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों, देखिए यहाँ पे 105 का संपूरक कोण क्या होगा। तो संपूरक कोण उसको बोलते बच्चों दो कोण को, जैसे कि कोण ए और कोण बी,
ठीक है, कोण ए और कोण बी को दोनों मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संपूरक कोण बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक कोण आपका 105 दिया हुआ है, दूसरा कोण कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, तो यहाँ लिख देंगे b बराबर 180। ठीक है, तो दूसरा कौन हो जाएगा b बराबर 180 माइनस क्या हो जाएगा 105, तो बताओ घटा दो कितना बचेगा 75, यानी कि दूसरा कौन कितना हो जाएगा 75 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल से बनाने के लिए क्या करना है बच्चों, अगर संपूरक किसी चीज़ का पूछा तो 180 में से इस संख्या को घटा देना, 105 को घटा देना। ठीक है, और पूरक जब पूछा तो क्या करना, 90 में से जो संख्या दिया रहेगा उसको घटा देना। ठीक है, तो वो हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, 180 में से 105 को घटा दिए तो 75 बच गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यदि दो कोण का योग 90 डिग्री हो तो उस कोण को क्या कहते हैं, तो हम देखो दो कोण को मिला करके 180 होता था उसको संपूरक कहते थे, तो दो कोण को योग मिला करके 90 होता है उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ बच्चों, एक्स का मान निकालने बोल रहा है, ये 20 डिग्री दिया हुआ है, 80 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे एक्स का मान निकालना है। तो आप लोग को पता है कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हो गया 80 और ये 20 हो गया, मतलब 100 यहीं पे हो गया, तो ये कितना होगा 80 होगा। ठीक है, तो तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180। लेकिन हम किसका मान निकाले, इसका मान निकाले, ये एक्स का मान नहीं निकाले हैं, तो देखो एक्स का मान कितना हो जाएगा, देखो बच्चों एक सीधी रेखा पे कितना डिग्री का कोण बनाता है 180 डिग्री का, तो अब अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री, तो इधर 100 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा 100। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, बताओ, लॉलीपॉप क्वेश्चन जल्दी से मार दो, 180 डिग्री। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी नहीं है, तो देखो साइड एंगल साइड है, एंगल साइड एंगल भी है, लेकिन साइड साइड एंगल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक चतुर्भुज के तीन कोणों का योग कितना होता है, तीन कोणों का योग दिया हुआ है ना, चौथा कोण निकालना है, तो देखो चतुर्भुज के चारों कोण को मिला करके कितना होना चाहिए 360, अब 3 का मान दे दिया है तो तीनों को जोड़ दो जल्दी से, और उसमें से 360 को घटा दो, तो तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 110 और 82 और 68, तो 8 10 के 0, हाथ बच्चा 1 है ना, 8 और 1 9 और 1 10 और 6 16 का 6, हाथ बच्चा 1, तो 260, मतलब तीनों मिला के 260 हो गया, और चारों मिला के कितना होना चाहिए 360, तो चौथा वाला कोण कितना हो जाएगा 260 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा चौथा कोण 100 डिग्री, इसका मतलब चौथा कोण कितना हो जाएगा 100 डिग्री। चित्र के माध्यम से एक बार समझ लो बच्चों। ठीक है, ये हो गया पहला कोण 110 डिग्री हो गया, दूसरा कोण 82 हो गया, तीसरा कोण 68 हो गया, तो चौथा कोण कितना हो जाएगा, तो चारों मिला के 360 होना चाहिए। अब सोच लो कैसे आंसर आएगा, तो तीनों को जोड़ देना और 360 में से इसको घटा देना, तो ये कोण निकल जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं, तो जो समचतुर्भुज होता है बच्चों उसका विकर्ण जो होता है परस्पर लंब होते हैं, 90 डिग्री पे बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो बराबर होता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि एक ही आधार पर दो समांतर रेखा है दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर जो समांतर चतुर्भुज बनेगा वो हमेशा बराबर होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 24 नंबर, एक समचतुर्भुज के विकर्ण दिया हुआ है 2 ठो, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है 1/2 d1 गुना d2। ठीक है, d1 d2 क्या है, तो ये विकर्ण है। ठीक है, तो अब देखो 1/2 लिख दो, और d1 कितना दिया हुआ 5 और ये दिया हुआ 14। ठीक है, तो 2 से काट दो, 7 से कट गया, तो 7 × 5 = 35, मतलब कि 35 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो देखो 35 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, तो ये होता है व्यास। क्या होता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, व्यास होता है बच्चों। क्योंकि देखो वृत्त है ये, और वृत्त की बहुत सारी जीवाएं होती, बहुत सारा है, बहुत सारा। ठीक है, अब सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, जो बीच बीच में होगा। ठीक है, तो बीच बीच में क्या है, व्यास है, क्योंकि हम लोग बीच बीच वाला को क्या बोलते हैं, व्यास, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्नलिखित कोण की रचना करना संभव है। तो ध्यान रखना बच्चों, पटरी और प्रकार की सहायता, चांद की सहायता से तो हम लोग कोई भी कोण बना देते हैं, ठीक है, लेकिन पटरी और प्रकार मतलब स्केल और प्रकार की सहायता से आप कौन सा रचना करना संभव है। ठीक है,
तो जो 15 से कट जाएगा उसका रचना करना संभव है। तो देखिए ये 15 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, ठीक है। देखो 15 दूनी 30 और 15 तिया 75, हाँ कट जा रहा है। ये भी 15 से देखो, ये नहीं कट रहा है, हाँ तो, और ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। अच्छा लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा मैच डिसमैच हो गया। कैसे हो गया? क्वेश्चन को लिखना था कि कौन सा जो है कि रचना करना संभव नहीं है, तो ये जो है 40 डिग्री रचना करना संभव नहीं है, बाकी सब संभव है, ठीक है, बाकी सभी संभव है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हीरोन का सूत्र क्या है? तो हीरोन का सूत्र आप लोग को पता होना चाहिए, क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, बाकी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। त्रिभुज की भुजाएं दिया गया है, इसका परिमाप बोल रहा है। तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है, त्रिभुज का परिमाप ये होता है a प्लस बी प्लस सी। तो a कितना है 122 डिग्री मीटर, और b कितना है 120, और c कितना है 22। सबको जोड़ दो फटाफट। तो 2 0 और 2, 2 2 4 हो गया, 2 2 4 और 2 6 हो गया, और 1 1 2 हो गया, तो 264। तो 264 कहाँ पे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? एक बेलन जिसकी त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ से आ गया आप लोग का फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो याद रखना होगा, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? ठीक है, ये होता है 2πRh। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRh। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? एक शंकु जिसकी ऊंचाई h दिया हुआ है और त्रिज्या r दिया हुआ है, और ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई l दिया हुआ है, ठीक है। तो आयतन कितना होगा? तो शंकु का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई स्क्वायर h, ठीक है। देखो कितना अच्छा है, सब फॉर्मूला याद करके जाना है बच्चों, ठीक है। आपका जो 13 चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला है पीछे बुक में दिया होगा, उसको आप एक बार बढ़िया से याद करके जाना है। कहीं ना कहीं फॉर्मूला आप लोग को 2-3 क्वेश्चन फॉर्मूला पूछेगा, ठीक है, तो उसको जरूर से जरूर देख लेना, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। एक अर्धगोला जिसकी त्रिज्या r है, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? तो अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होगा बच्चों, ये कमेंट करके बता दो आप लोग, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हुए, चारों में से एक कमेंट करके जल्दी से बताओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, और जो कमेंट करेंगे बच्चों वो कैसे करना है, जैसे लिखना है 31 का इतना, 32 का इतना, ये चीज़, ठीक है। हाँ 32 नंबर सवाल देख लो। इसका क्या लिखा हुआ है? वर्ग अंतराल 10 से 25 की उच्च सीमा है। तो उच्च सीमा देखो, यहाँ वर्ग अंतराल कितना है? 10 से 25। ये होता है निम्न सीमा, ये होता है निम्न सीमा, और ये होता है उच्च सीमा। तो उच्च सीमा पूछ रहा है हमको, तो उच्च सीमा कितना है? 20 है। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है? 25 है ना, 25 था, 10 से 25, तो उच्च सीमा कितना हो जाएगा? 25। तो ऑप्शन नंबर 25 2 में, ठीक है। और निम्न सीमा पूछता है तो 10 बोलते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चों कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, चित्त आने की प्रायिकता, तो उसका हमेशा प्रायिकता होती है 1/2, ठीक है। क्योंकि संभावना कितना होता है? वो 2, और आया कितना है? चित्त आया एक बार, तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पट आने की प्रायिकता पूछेगा तो भी 1/2 ही होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 34 नंबर सवाल में क्या लिखा हुआ है? x प्लस वन को इतना से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो इसको हम लोग शेषफल प्रमेय विधि से बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाना है? देखो पहला पार्ट को हम लोग को शून्याक ज्ञात कर लेना है। तो इसका शून्याक क्या लिखेंगे? x प्लस वन बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1। x बराबर -1। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस x माइनस 1। अब यहाँ पे जितना जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -1 हम लोग पुट कर देंगे। तो देखो 3x के मान कितना है? -1। तो x के जगह -1 लिख दो, प्लस x के जगह कितना लिखेंगे? -1, फिर -1, ठीक है। चलो अब क्या होगा? 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3, प्लस माइनस -1, फिर -1, ठीक है। तो -3 और -1 और -1 कितना हो जाएगा? 3 1 4 और 1 5, सब चूँकि माइनस माइनस सब प्लस होता है, तो क्या हो जाएगा? 5। लेकिन साइन किस करेगा? माइनस का। तो ऑप्शन नंबर किस में नज़र आ रहा है? ये तो ऑप्शन नंबर 4 में। स्क्रीनशॉट ले सकते बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। क्या लिखा हुआ है? कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, ए बी और पी क्यू बराबर है, तो क्या होगा? ठीक है, देखो 2 त्रिभुज दिया हुआ है, एक ए बी सी, एक पी क्यू आर, ठीक है। तो बोला है कि कोण ए और कोण पी बराबर है, कोण बी और कोण क्यू बराबर है, और बोल दिया है ए बी और पी क्यू ना, हाँ पी क्यू बराबर है।
तो बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो जो भी यहाँ पे दिया हुआ रहता है बच्चों, वो दिया हुआ होता है कोण के हिसाब से कि कौन कौन सा बराबर है। तो जब दो त्रिभुज रहता है और उसके दो भुजा, जैसे कि ए बी और पी क्यू, जब भुजा बराबर होती है तो उसके जस्ट सामने वाली कोण जो होती है बराबर होती है। जैसे कि ए बी का सामने वाली कोण कोण सी और पी क्यू की सामने वाली कोण कोण आर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ए बी और पी क्यू बराबर है तो इसके सामने वाले जस्ट भुजा कोण क्या होगी, बराबर होगी। तो सी कोण सी और बराबर कोण आर भी बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक का बराबर पी, बी के बराबर क्यू और सी के बराबर आर। अब देखो यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है, ए के बराबर पी, बी के बराबर क्यू और सी के बराबर आर। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका मैच करके बच्चों। तो ये ए बी क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्या लिखा हुआ, एक समचतुर्भुज के 3 कोणों का योग दिया हुआ, चौथा कोण क्या होगा। लग रहा है पीछे क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग कर चुके हैं, देख लेते हैं। तो 3 कोण दिया हुआ है ना एक चतुर्भुज का, एक चतुर्भुज दिया हुआ, इसका 3 कोण दिया हुआ है, 110 डिग्री, 82 डिग्री और 68 डिग्री। तो चौथा कोण कितना होगा, क्योंकि हम लोग पता है कि चारों कोण को मिला कितना होना चाहिए, 360। तो देखो तीनों मिला कितना हो रहा है, 110, 182 और 68। जोड़ो जल्दी से, 110, 82 और 68। 8 2 10 का 0, हाथ बचा 1, 1 1 2 और 8 10 और 6 16 और 2 260। अरे ये क्वेश्चन तो बताए थे ना पीछे हम लोग, है ना। तो देखो 360 टोटल होना चाहिए, लेकिन हो कितना रहा है 260। तो कितना घट रहा है 100, तो 100 डाल दो यहाँ पे। इसका मतलब चारों कोण का मिला के कितना होना चाहिए, 360 हो गया। तो 100 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ है 100, ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में डी कोण 135 है, तो बी का माप कितना होगा। तो समांतर चतुर्भुज एक बना लेते हैं हम लोग। ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। डी का मान 135 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बी का मान कितना होगा। तो बच्चों याद रखना हमेशा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो 135 ये, तो ये भी कितना हो जाएगा 135। तो कहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में इसका है, तो ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। एक चक्रीय चतुर्भुज में, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है बच्चों कि एक वृत्त दिया हुआ है और उसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है। बना दो चतुर्भुज, ठीक है। अब यहाँ पे ए और सी का मान पूछ रहा है, तो इसको लिख दो ए बी सी डी। तो इसको और इसको मिला करके कितना होता है वो बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि जब भी चक्रीय चतुर्भुज रहा तो उसके संगत कोण, मतलब संगत बोलते हैं सम्मुख कोण दोनों मिला के 180 डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ए और सी मिला के कितना होगा 100 डिग्री, 180 डिग्री, और बी और डी को मिला के 180 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग को पूछ रहा है ए और प्लस सी का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। ये राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 है, उसकी एक भुजा की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है बच्चों वो होता है 3a। क्या होता है 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है 3a, ठीक है। तो परिमाप कितना दिया हुआ, 60 दिया हुआ, और यहाँ 3a लिख दो। अब हमको भुजा का मान पूछ रहा है ना, तो 3 इधर आ जाएगा, तो 60/3 बराबर a। अब काट दो, तो 20 दिया 60, मतलब कि a का मान कितना हो गया 20 हो गया। तो देखो कहाँ पे a का मान 20, मतलब भुजा कितना है 20। इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। लास्ट सवाल देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है घन का, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है जी, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 दिया हुआ है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना बच्चों, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर बराबर 96। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 96, और ये नंबर कहाँ आ जाएगा डिवाइड में, तो 6 से काट दो इसको। तो 6 का 6 और यहाँ 6 छक 36, यानी कि a स्क्वायर बराबर 16। तो a बराबर कितना हो जाएगा √16, है ना, √16। और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 4। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि भुजा हमारा 4 निकल गया। अब हमको पूछ रहा है आयतन, पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए। अब आयतन पूछ रहा है, तो घन का आयतन होता कितना है, घन का आयतन फॉर्मूला याद है कि नहीं है, याद होगा, ज़रूर याद होगा। तो घन का आयतन कितना होता है बच्चों, ये होता है AQ। और एक का मान अभी कितना लाए थे 4, तो 4 का क्यू कर दो फटाक से। तो 4 × 4 × 4, तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, है ना 64। और यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान रखना बच्चे, जब भी आयतन निकलेगा तो क्यू इसका आंसर आता है, और क्षेत्रफल निकाले तो
स्क्वायर आंसर आता है। ठीक है, तो आयतन पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था बच्चों आप लोगों को 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे मैच करेंगे बच्चों, इसी तरीके से आप लोग का सवाल पूछा जाएगा। हो सकता है कि नंबर थोड़ा बहुत चेंज हो, लेकिन सवाल जो होगा इसी टाइप से आएगा बच्चों। ठीक है, तो आप लोग इसको बढ़िया से देख लो। ठीक है, और आप इसका सेट 1 को नहीं देखे हैं तो आप उससे भी ज़रूर जाकर देखिए। ठीक है, वहाँ पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग को बताया गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब यहीं पे समाप्त करते हैं इसको। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो आती है आप लोग को अगले सब्जेक्ट के लिए। और हाँ बच्चों, अगर साइंस को आप देखना चाहते हैं, सोशल साइंस के सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप देखकर अपने बोर्ड एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, मिलते हैं